हर साल जनवरी के महीने में ना एक अजीब सा जादू होता है। लोग एकदम फुल मोटिवेशन के साथ आते हैं, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो। हाँ, एकदम फ्रेश स्टार्ट वाली फीलिंग होती है। वही तो, नई जिम की मेंबरशिप ली जाती है, सुबह जल्दी उठने के नए अलार्म सेट होते हैं और लगता है कि बस इस साल तो लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मार्च का महीना करीब आता है ना, वो सारी मोटिवेशन, वो सारा डिसिप्लिन कहीं हवा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस मोटिवेशन के गुब्बारे में पिन चुबा दियो और सारी हवा निकल गई हो। सही कहा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस डिटेल विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प YouTube वीडियो के नोट्स और उसकी ट्रांसक्रिप्ट पर गौर करेंगे। इस वीडियो में ब्रायन मोरान के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। और ब्रायन मोरान कोई आम कोच नहीं है। नहीं, वो एप्पल और मोर्गन स्टैनले जैसी बड़ी $1 बिलियन कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को कोच करते हैं। और उनका जो ये कॉन्सेप्ट है, इसे 12 वीक ईयर कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो हमारी इस चर्चा का मेन मकसद ये समझना है कि साल भर के गोल्स आखिर फेल क्यों होते हैं और कैसे अपने साल को 52 हफ्ते की बजाय सिर्फ 12 हफ्ते का मानकर प्रोडक्टिविटी और एग्जीक्यूशन को एक ऐसे लेवल पर ले जाया जा सकता है जो सच में बेहद इफेक्टिव हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली टाइम मैनेजमेंट ट्रिक या कैलेंडर हैक नहीं है। ये असल में ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इंसान जिस तरह से वक्त को देखता है ना, ये कॉन्सेप्ट उस पूरे नजरिए को ही बदल देता है। मतलब हम वक्त को गलत तरीके से देखते हैं। हाँ, आमतौर पर लोगों को लगता है कि वो आलसी हैं या उनमें विल पावर की कमी है। लेकिन प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जब 12 महीने का प्लान बनता है तो ह्यूमन माइंड को लगता है कि टाइम ही टाइम है। ओह अच्छा, तो माइंड ऑटोमेटिकली एक रिलैक्स मोड में चला जाता है क्योंकि डेडलाइन बहुत दूर नजर आती है। बिल्कुल, टाइम का एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। लोगों को लगता है कि अरे अभी तो फरवरी ही है, दिसंबर आने में बहुत टाइम है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन फिर होता क्या है, जैसे ही साल के आखिरी 3 महीने आते हैं, मेरा मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अचानक से सबका एक बीस्ट मोड ऑन हो जाता है। वही तो, डेडलाइंस सामने दिखने लगती हैं, कॉर्पोरेट टारगेट्स पूरे करने होते हैं और प्रेशर फील होने लगता है। अचानक से एक्चुअली काम होना शुरू हो जाता है। मतलब जो काम पहले के 8-9 महीने में नहीं हुआ ना, वो आखिरी के कुछ हफ्तों में निपट जाता है। What's fascinating here is कि इस आखिरी मोमेंट के प्रेशर को इंटेंशनल तरीके से डिजाइन किया जा सकता है और यहीं पर पीरियडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। पीरियडाइजेशन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जरूर। पीरियडाइजेशन असल में स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स की दुनिया से निकल कर आया एक बहुत ही फोकस्ड ट्रेनिंग रिजीम है। इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए सिर्फ एक ही स्किल या गोल पर एक्सट्रीम फोकस किया जाता है। मिसाल के तौर पर ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल उस ट्रांसक्रिप्ट में बहुत अच्छे से दिया गया है। हाँ, वो साल भर रैंडमली स्विमिंग पूल में जाके हर चीज की प्रैक्टिस एक साथ नहीं करते। एग्जैक्टली। उनकी ट्रेनिंग के फेजेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एंड्योरेंस बिल्ड करने पर लगते हैं। उस वक्त स्पीड पर जीरो ध्यान होता है। अच्छा, और फिर अगले कुछ हफ्ते सिर्फ स्पीड बढ़ाने पर फोकस होता है और आखिरी के कुछ हफ्ते सिर्फ स्विमिंग टेक्निक को परफेक्ट करने में जाते हैं। यानी हर फेज का एक सिंगल रेजर शार्प फोकस होता है। और इस एग्जैक्ट फोकस का रिजल्ट ये होता है कि जब एक्चुअल कंपटीशन का दिन आता है तो बॉडी अपनी एब्सोल्यूट पीक कंडीशन में होती है। रेसलर्स भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। अगर किसी रेसलर को पता है कि ठीक 6 हफ्ते बाद एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो उन 6 हफ्तों के लिए दुनिया की बाकी सारी चीजें इरेलेवेंट हो जाती हैं। मतलब डाइट एक्सट्रीम लेवल पर टाइट हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट होता है। एक तरह की आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट की जाती है जो परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाती है। सही पकड़ा आपने। लेकिन आम जिंदगी में लोग ये पीरियडाइजेशन बिल्कुल फॉलो नहीं करते। एक एवरेज इंसान चाहता है कि एक ही वक्त में वो सब कुछ हासिल कर ले। नए साल पर एक लंबी लिस्ट बनती है। हाँ, जैसे रोज जिम जाना है, कोडिंग सीखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है। वही, हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगता है, एनर्जी हर प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि पीक परफॉर्मेंस कहीं नहीं मिलती, इंसान थक जाता है और प्रोग्रेस बिल्कुल रुक जाती है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये 12 वीक ईयर फ्रेमवर्क। जब दिमाग से 52 हफ्ते का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाता है और साल को सिर्फ 12 हफ्ते का मान लिया जाता है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक सीरियस मोड में चला जाता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि कल कर लेंगे, क्योंकि कल तो साल का एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। हर दिन काउंट होता है। अर्जेंसी नेचुरली क्रिएट हो जाती है,
बिना किसी एक्सटर्नल बॉस के प्रेशर के। अब इस 12 हफ्ते के फ्रेमवर्क को सच में एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट में 3 मेन प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। पहला प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। पर मुझे यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज पर पुशबैक देना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ओनरशिप लेना बताया गया है, पर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोचिए। अगर हालात सच में खराब हों, जैसे अचानक तबीयत बिगड़ जाए या इकोनॉमिक मार्केट क्रैश हो जाए, तो क्या वहां भी खुद को ब्लेम करना सही है? ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब खुद को ब्लेम करना या गिल्ट में जीना नहीं है। इसका असली मतलब है हालात पर अपना रिस्पॉन्स तय करने की पावर अपने पास रखना। अगर इकोनॉमी क्रैश होती है तो वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। राइट, उस पे किसी का बस नहीं है। लेकिन उस क्रैश के बाद अपने बिजनेस मॉडल को कैसे पिवट करना है, ये उसके कंट्रोल में है। जब दूसरों को या हालात को ब्लेम किया जाता है तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रहती है और माइंड सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है। तो ओनरशिप लेने का मतलब ये मानना है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इस 12 हफ्ते में मुझे अपना एग्जीक्यूशन चेक करना है, कहाँ कमी रह गई और आगे क्या किया जा सकता है। ब्लेम गेम से पावर दूसरों के पास जाती है, ओनरशिप से कंट्रोल वापस अपने हाथ में आता है। ये एक बहुत जरूरी न्यूएंस है। बिल्कुल। और दूसरा प्रिंसिपल उतना ही क्रिटिकल है, वो है कमिटमेंट। और इस ट्रांसक्रिप्ट में इंटरेस्ट और कमिटमेंट के बीच का फर्क बहुत डिटेल में समझाया गया है। हाँ, जब इंसान किसी काम में सिर्फ इंटरेस्टेड होता है तो वो काम तभी होता है जब मूड अच्छा हो, मौसम अच्छा हो या सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा हो। लेकिन जब सच में कमिटमेंट होती है तो कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसको एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है जो ट्रांसक्रिप्ट में था। एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसके फर्स्ट ईयर में ग्रेड्स इतने ज्यादा खराब थे कि उसे एकेडमिक प्रोबेशन पर डाल दिया गया था। उसके फादर ने क्लियर कर दिया कि अगर रिजल्ट्स नहीं सुधरे तो कॉलेज की फीस बंद। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा उसके लिए। हाँ, ये सुनकर स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लाएगा। ये उसका एक तरह का इंटरेस्ट या नया गोल था। पर उसके फादर ने इसको टेस्ट करने के लिए एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर हर सब्जेक्ट में ए आया तो 10,000 रुपए मिलेंगे, पर अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में ए नहीं आया तो उस स्टूडेंट को अपने पास से 10,000 रुपए फादर को देने पड़ेंगे। यहाँ गेम पूरी तरह चेंज हो गया। पहले वो स्टूडेंट क्लासेस मिस करता था, दोस्तों के साथ टाइम पास करता था, पर जैसे एक स्टेक अटैच हुआ, एक दाव लग गया, तो वो इंटरेस्ट से कमिटमेंट वाले फेज में चला गया। उसने दोस्तों के साथ घूमना बंद किया, लाइब्रेरी में डेली बैठना शुरू किया और फाइनल रिजल्ट में सच में स्ट्रेट एज हासिल किए। वही बात है ना, वो 10,000 रुपए तो बस एक ट्रिगर थे। असली रिजल्ट उस कमिटमेंट से आया जिसने उसकी डेली आदतों को बदल दिया। इससे समझ आता है कि किसी भी बड़े गोल के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज अटैच करना जरूरी है जिसके खोने का डर हो। लॉस अवर्शन ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। और जब एक बार कमिटमेंट लेवल सेट हो जाता है, तब बारी आती है उस काम को रोजाना करने की, चाहे हालात कैसे भी हों। यही हमें तीसरे प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है, ग्रेटनेस इन द मोमेंट। हाँ, ये बहुत ही डीप पॉइंट है। Yes, where it gets really interesting. दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा जी का एग्जाम्पल इस प्रिंसिपल को ऐसी गहराई से समझाता है जो किसी की भी सोचने का तरीका बदल देगा। वो एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक ट्रेन सफर के दौरान कुछ अपराधियों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सामने से आती हुई ट्रेन उनके एक पैर के ऊपर से गुजर गई और उनका पैर कट गया। बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो। सच में एक नॉर्मल इंसान ऐसे हादसे के बाद शायद जीने की उम्मीद ही छोड़ देता, पर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए उन्होंने एक फैसला लिया कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ के दिखाएंगी। एक ऐसा पहाड़ जहां फुली फिट और एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स जाने से डरते हैं। दिनों में बनी थी जब वो प्रोस्थेटिक लेग उस नकली पैर के साथ रोज ट्रेनिंग कर रही थी। एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ सिर्फ नॉर्मल चलना भी बेहद दर्दनाक होता है, और वो तो पहाड़ चढ़ने की तैयारी कर रही थी। रोज सुबह दर्द के बावजूद उठना, लगातार गिरना और अगले दिन फिर प्रैक्टिस के लिए खड़े होना। उनके पास दुनिया भर के लेजिटिमेट एक्सक्यूजेस थे, फिजिकल लिमिटेशन, फाइनेंशियल चैलेंज, मेंटल ट्रॉमा। पर ग्रेटनेस तब बनती है जब इंसान थका हुआ हो, दर्द में हो और फिर भी उस मोमेंट में अपने प्लान को फॉलो करने का फैसला करे। रिजल्ट फ्यूचर में आएगा ये पक्का है, पर ग्रेटनेस प्रेजेंट मोमेंट की उस तकलीफ को झेलने में ही बनती है। इन 3 प्रिंसिपल्स को समझना बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ रियलिटी को भी फेस करना पड़ेगा। सिर्फ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से महीनों तक काम नहीं चलाया जा सकता। मोटिवेशन इवेंचुअली फेड हो जाती है। सही बात है,
मोटिवेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर एक सॉलिड फ्रेमवर्क या सिस्टम बना लिया जाए तो वो सिस्टम लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को जमीन पर उतारने के लिए 12 वीक ईयर फ्रेमवर्क में 5 प्रैक्टिकल डिसिप्लिन्स बताए गए हैं। ये वो मैकेनिक्स हैं जो इस पूरे इंजन को चलाते हैं। तो आइए इन 5 डिसिप्लिन्स को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। पहला डिसिप्लिन है विजन और दूसरा है प्लानिंग। विजन में बताया गया है कि पहले एक लंबा 5 से 10 साल का विजन बनाया जाता है, फिर उसको 3 साल में और फाइनली 12 हफ्ते के एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ा जाता है। पर मेरा सवाल प्लानिंग को लेकर है। प्लानिंग के नाम पर अक्सर लोग एक बहुत लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं जिसमें 50 छोटे मोटे काम लिखे होते हैं। एक हाई इम्पैक्ट गोल और एक फेक प्रोडक्टिविटी टास्क में आखिर फर्क क्या है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग अक्सर इसी में उलझ जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा यही फंसते हैं। फेक प्रोडक्टिविटी वो काम है जो करने में आसान लगते हैं और जिन्हें टिक मार्क करके माइंड को डोपामिन मिलता है, जैसे डेस्क साफ करना, ईमेल्स को फोल्डर्स में अरेंज करना या नए प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ लोगो डिजाइन करते रहना। हाँ, ये सब काम करने में लगता है कि बहुत मेहनत हो रही है, पर एक्चुअल प्रोग्रेस 0 होती है। बिल्कुल, लेकिन हाई इंपैक्ट गोल्स वो होते हैं जो सच में नीडल को मूव करते हैं, जैसे 10 नए क्लाइंट्स को कोल्ड कॉल करना या अपने कोर प्रोडक्ट की कोडिंग करना। असली प्लानिंग का मतलब है अगले 12 हफ्ते के लिए सिर्फ 1 से 3 हाई इंपैक्ट गोल्स चुनना और बाकी सारी अनइम्पॉर्टेंट चीजों को रूथलेसली इग्नोर करना। अगर लिस्ट में 20 चीजें हैं तो वो प्लानिंग नहीं है, वो विजुअल थिंकिंग है। ये फिल्टर लगाना सच में जरूरी है। अब आते हैं तीसरे और चौथे डिसिप्लिन पर, जो इस पूरे सिस्टम की जान है, प्रोसेस कंट्रोल और मेजरमेंट। प्रोसेस कंट्रोल का बेसिकली मतलब है एक डेली और वीकली रिदम सेट करना ताकि सिर्फ विल पावर पर डिपेंड ना रहना पड़े। विल पावर एक फोन की बैटरी की तरह होती है जो दिन के आखिर तक डाउन हो जाती है। हाँ, विल पावर पर लॉन्ग टर्म भरोसा नहीं किया जा सकता। वही ना, अगर सिर्फ विल पावर के भरोसे काम किया जाएगा तो तीसरे या चौथे हफ्ते आते आते पुरानी आदत वापस आ जाएगी। इसलिए एक प्रोसेस होना जरूरी है। और उस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है इमोशंस को हटाकर सिर्फ नंबर्स पर फोकस करना। अगर किसी ने इस हफ्ते 10 हाई इंपैक्ट टास्क तय किए थे और उसमें से 8 पूरे किए तो एग्जीक्यूशन स्कोर 80% हुआ। फ्रेमवर्क का एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, अगर वीकली स्कोर 85% से ऊपर रहता है तो प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक चल रही है और 12 हफ्ते बाद डिजायर्ड रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए, अगर किसी हफ्ते सच में बहुत ज्यादा इंटरप्शंस आईं और एग्जीक्यूशन स्कोर गिरकर सिर्फ 40% रह गया, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या लोग डिमोटिवेट होकर पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं? ऐसे लो स्कोर के बाद बाउंस बैक करने का तरीका क्या है? यही तो मेजरमेंट का सबसे बड़ा फायदा है। जब नंबर्स सामने होते हैं तो गिल्ट की जगह एनालिसिस काम आता है। अगर स्कोर 40% है तो अगले हफ्ते 150% काम करके उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बर्नआउट होगा। हाँ, वो तो और भी खतरनाक हो सकता है। बल्कि ये देखना चाहिए कि वो 60% फेलियर कहाँ से आई। क्या प्लानिंग गलत थी? क्या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थे? मेजरमेंट हमें डेटा देता है ताकि हम इमोशंस में बहने की बजाय अपने सिस्टम के उस लीक को ठीक कर सकें। ये कंप्लीटली एक फीडबैक लूप है, फेल या पास का टेस्ट नहीं। सिस्टम लीक की बात आई है तो पांचवा और आखिरी डिसिप्लिन उसको ठीक करने का सबसे बड़ा टूल है, टाइम यूज, जिसे लोग टाइम ब्लॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। बात बहुत सीधी है, अगर कोई इंसान अपने वक्त का कंट्रोल खुद नहीं लेगा तो दुनिया उसके वक्त को कंट्रोल करने लगेगी। कभी नोटिफिकेशंस, कभी फालतू की मीटिंग्स, कभी किसी का मैसेज। सच में डिस्ट्रैक्शंस आजकल हर जगह हैं। इस फ्रेमवर्क में दिन को 3 अलग-अलग ब्लॉक्स में बांटने की बात की गई है। पहला है स्ट्रेटेजिक ब्लॉक। ये कम से कम 3 घंटे का अनइंटरप्टेड डीप वर्क टाइम होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन 1 से 3 हाई इंपैक्ट गोल्स पर काम हो। पर इसमें एक रियलिटी चेक जरूरी है। जो लोग एक नॉर्मल 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब में हैं, जहां बॉस या क्लाइंट्स अचानक रिप्लाई मांगते हैं, उनके लिए लगातार 3 घंटे ब्लॉक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो सकता है। ऐसे हालात में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या निकलता है? इसका सोल्यूशन ये है कि 3 घंटे की बजाय सिर्फ 1 घंटे या 90 मिनट के स्ट्रेटेजिक ब्लॉक से शुरुआत की जाए। अपने टीम और मैनेजर के साथ बाउंड्री सेट की जाए कि इस 90 मिनट में सिर्फ इमरजेंसीज के अलावा डिस्टर्ब ना किया जाए। परफेक्शन के चक्कर में आकर सिस्टम छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। फिर आता है दूसरा ब्लॉक, जो है बफर ब्लॉक। ये 30 मिनट से लेकर 1 या 2 घंटे तक का हो सकता है। दिन भर के जितने भी छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं,
जैसे ईमेल्स का रिप्लाई करना, रूटीन मैसेजेस का जवाब देना, बिल्स पे करना, वो सब एक साथ इसी ब्लॉक में निपटाए जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इंसान बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करता, जिससे फोकस बचा रहता है। और तीसरा ब्लॉक जो अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है वो है ब्रेकआउट ब्लॉक। ये ब्लॉक कम से कम 3 घंटे का एक एब्सोल्यूट रियल ब्रेक होना चाहिए। इस दौरान काम की कोई बात नहीं करनी, ईमेल चेक नहीं करना और प्रोडक्टिविटी बुक्स भी नहीं पढ़नी। ये टाइम सिर्फ बॉडी और माइंड के डोपामिन सिस्टम को रीसेट करने के लिए होता है। इंसान का ब्रेन लगातार हाई इंटेंसिटी पर काम नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। रिकवरी भी एग्जीक्यूशन का इतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि मेहनत करना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब डिटेल्स और टैक्टिक्स का आखिर निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिर्फ लगातार लंबे घंटों तक काम करते रहने से बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है जब काम हाईली स्ट्रक्चर्ड हो, प्रॉपर्ली प्लान्ड हो और फोकस्ड इंटेंट के साथ हो। एक स्कैटर्ड तरीके से 12 घंटे काम करने से बेहतर है 3 घंटे का इंटेंस लेजर फोकस्ड वर्क करना। अगर इस पूरे डिस्कशन को समेटा जाए तो समरी कुछ ऐसी बनती है। अपने दिमाग से साल के 12 महीनों का लंबा और ढीला फ्रेमवर्क निकाल देना चाहिए। उसकी जगह 12 हफ्ते का एक इंटेंस फ्रेमवर्क अपनाना है। पीरियडाइजेशन के स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट को आम जिंदगी में अप्लाई करना है। और जब काम एग्जीक्यूट करने की बारी आए तो अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट और ग्रेटनेस इन द मोमेंट के डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को माइंड में रखकर इन 5 डिसिप्लिन्स को प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना है। इस डिटेल विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही गहरा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल है जो सोर्स मटेरियल पर बेस्ड है और जिसे हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर 12 हफ्ते का ये छोटा, टाइट और इंटेंस टाइम फ्रेम प्रोडक्टिविटी और फोकस को इस मैसिव लेवल तक बढ़ा सकता है, तो क्या इस सेम पीरियडाइजेशन माइंडसेट को लाइफ की दूसरी मुश्किलों में यूज किया जा सकता है? ये सच में ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने की एक चाबी हो सकती है। जैसे अगर किसी पर्सनल इमोशनल सेटबैक से बाहर आना हो, हाँ, या फिर एक बिल्कुल नया और मुश्किल लाइफ स्किल सीखना हो जिसके लिए नेचुरल मोटिवेशन नहीं आती। अगर वक्त का प्रेशर ह्यूमन ब्रेन को बीस्ट मोड में ला सकता है, तो क्या इंसान खुद अपने माइंड का मास्टर बनकर बाहर की दुनिया के डेडलाइंस का इंतजार किए बिना हर दिन उस प्रेशर को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है? ये खुद में एक बहुत पावरफुल थॉट है। बेहद पावरफुल थॉट है ये, खुद को चैलेंज करने का एक बेहतरीन तरीका। उम्मीद है कि इस चर्चा से साल भर के गोल्स को देखने का एक बिल्कुल नया और फ्रेश नजरिया मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। इस नए फ्रेमवर्क को ट्राई करने के बारे में जरूर सोचिए और आने वाले हफ्तों को सच में काउंट करवाइए। अलविदा और जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग चर्चा के साथ।